शनि से पीड़ित ना हो और सूर्य से अस्त ना हो, अमावस के आसपास ना हो, क्योंकि सूर्य के आसपास अमावस होती है तो उस समय में अमावस में अस्त हो जाता है। चंद्रमा की रेज व्यक्ति के बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेंगी। तो जब अगर चंद्रमा सही हो, चंद्रमा की स्थिति हो, तो व्यक्ति को बहुत सारी प्रसन्नताएं जीवन में प्राप्त होती हैं। ये हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं जिसका स्वामी है चंद्रमा, और जैसे कि सूर्य को पिता माना जाता है, ऐसे चंद्रमा को माता माना जाता है। तो क्या जो कर्क राशि के लोग होते हैं वो अपनी माता के बहुत करीब होते हैं, या फिर माता से किसी तरह का उनको सहयोग मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं? क्या कुछ इस तरह का रिलेशन होता है? ऐसा होता है। चंद्रमा माँ का कारक है, चौथे भाव का स्वामी बनता है। मान लो मेष लग्न है, चौथे भाव का स्वामी बनता है। तो अगर हम उस कुंडली को देखें जो आपके मान लीजिएगा जो स्त्री की कुंडली होती है, अगर 1 2 3 4 से देखें हम इसको, तो उसके हिसाब से चौथा भाव यहाँ का होता है, फेफड़ों का कारक है, ये माता का कारक है। तो माता से अटैचमेंट ऐसे लगन वालों को ज़्यादा होती है जो चंद्रमा से एफ्लिक्शन में होते हैं। ये बात पक्की है। माता उनके लिए कभी भी, वैसे ही माता बुरी नहीं करती है, पिता बुरी नहीं करते हैं, और ज्यादा सहयोग मिल जाता है, या फिर माता से वो और ज्यादा करीब वो अपने आप को महसूस करते हैं, नजदीक आते हैं। और बीमारियों की बात करें, आपने फेफड़ों का यहाँ पर नाम लिया है, तो बीमारियां क्या इसी तरह? चंद्रमा असल में अगर मेलेफिक प्लेनेट है, ये मैंने कहा मेलेफिक्स में आ जाए, इफेक्ट्स में आ जाए, जैसे कहा गया है जब चौथे 8वें 12वें चंद्रमा बैठता है, चौथे 8वें 12वें चंद्रमा बैठता है, तो पक्की बात है व्यक्ति लोहपात से जन्म होता है, उसका लोहे के पाए से जन्म हुआ है। तो लोहे के पाए से जब जन्म होता है तो अष्टम और द्वादश चंद्रमा बीमारियां देता है, और बीमारियां देने में क्योंकि शैशव काल का प्रतिनिधित्व है करता है ये, जैसे मैंने अभी राशियों के विषय में कहा, तो 12 साल के बच्चे तक का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। तो 12 साल तक के बच्चे को अगर चंद्रमा कमजोर है तो पक्की बात है बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त रहेगा, वो छोटा बच्चा जो है बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। और अगर ज़्यादा ग्रस्त है तो बड़ी उम्र में भी प्लूरिसी नाम की बीमारी होती है, जिसे कहते हैं फेफड़ों में पानी भर जाना। और ये फेफड़ों में जो पानी भरता है प्लूरिसी, जिसे निकाल दिया जाता है, निकाल करके और उसके बाद टीबी हो जाती है। जिन व्यक्तियों को टीबी होती है उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर होता है, तभी उनको टीबी होती है, अदरवाइज टीबी नहीं होती व्यक्ति को जीवन में। साथ में बुध का मेलेफिक इफेक्ट मिल जाए, खांसी, गला और साथ में टीबी, इसका कॉम्बिनेशन पत्री देख करके बता देंगे कि इस व्यक्ति को टीबी होनी है, इस व्यक्ति के फेफड़ों के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होना है। तो ये सब चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से ही पता लगता है सारा कुछ जी। अगर चंद्रमा कमजोर है तो उस व्यक्ति को मोती धारण कर लेना चाहिए, और अपना जो है, क्योंकि चांदी का कारक है और चांदी में ही पहनना चाहिए मोती। ये नहीं है कि आप सोने में पहने। मैं लोगों को देखता हूँ लोग सोने में मोती पहनते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि जिस मर्द में आए पहन लीजिएगा। सोना जो है हर एक को सूट नहीं करता, इस वास्ते चंद्रमा का रत्न जो है हमेशा चांदी में ही धारण करना चाहिए, वो है मोती। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मोती को एक ऐसा रत्न माना गया है जिसका मन किया। अक्सर कहा जाता है कि अगर मन में दुविधा चल रही है, मन बहुत सी उलझनों में घिरा हुआ है, शांत नहीं है, गुस्सा बहुत आता है, तो आप मोती धारण कर लो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन क्या हर राशि का इंसान इसको धारण कर सकता है बिना कुंडली दिखाए? कर सकता है। क्यों? उसके पीछे रीजन मैंने कहा ना, जब लग्न कुंडली बनती है, सासत चंद्र कुंडली बनती है, सिग्निफाई करता है हमारे बॉडी में ब्लड को, पानी का कारक है। तो एक चंद्र कुंडली के हिसाब से मोती हर व्यक्ति भी धारण कर ले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको भी हम एक लग्न मानते हैं, चंद्रमा को भी एक लग्न मानते हैं, तो हर व्यक्ति कर लेगा, कोई बात नहीं। जलीय ग्रह है, शांति प्रिय ग्रह है, शांत रहता है। शांत कितना होता है आप देखती हैं, शांत जब पूर्णमासी होती है कितना शांत चंद्रमा होता है, बिल्कुल शांति होती है। तो शांत ग्रह है, इससे संबंधित अगर आप पहनेंगी रत्न तो पक्की बात है कि उसमें आपके अंदर टेम्परमेंट आपका डाउन आएगा। तो पहन लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लगन है इस वास्ते पहन लें आप। लेकिन अगर किसी इंसान का मन वैसे ही विचलित नहीं रहता, वैसे ही बहुत उसके जीवन में शांति है, सुकून है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर वो ये मोती धारण करे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि और ज़्यादा उसको कहीं निराशा की तरफ वो चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब मोती एक ऐसा रत्न हम कह सकते हैं जो कि कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। बाकी रत्न हम हमेशा ही किसी देख करके है, मोती आप आंख मिच करके पहन ले तो उसमें इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं आता है। धनु लगन है उसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ करता है, या आप कुंभ लगन है जो छठे भाव का स्वामी बनता है, तो फिर भी इतना बुरा नहीं है। कुल मिलाकर के रिजल्ट्स जो होंगे ना टोटल में खराब नहीं करेगा जी, ये बात है। तो यहाँ पर कर्क राशि की बात कर रहे हैं, ये जो इस राशि के व्यक्ति होते हैं उनको किस व्यवसाय की तरफ, किस कारोबार की तरफ, किस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि इसका धन भाव का स्वामी सूर्य बनता है और मंगल बनता है पंचम भाव का, और प्रोफेशन का स्वामी भी मंगल ही बनता है। ऐसे केसेज में ये व्यक्ति जो है मंगल से संबंधित कार्य कर सकते हैं,
मंगल से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम है या अग्नि का काम है, कोई कंप्यूटर्स का काम है, कोई इस तरह का कार्य ये व्यक्ति कर सकते हैं। मंगल जो है बिल्डर बनाता है व्यक्ति को, तो बिल्डिंग बनानी, बेचनी, ये सब काम ये व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कर्क राशि वाले जो व्यक्ति हैं, आज आपने जो ज्ञान दिया है सभी व्यक्ति ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आपने यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया, ज्ञान का भंडार है आपके पास, उसमें से थोड़ा थोड़ा हम निकालते ही रहते हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ, लेकिन वक्त की कमी हमेशा ही हमारे सामने आती है। आप अपना वक्त देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज की पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जीवन में अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी परेशानी को अब परेशानी मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा नंबर है जिस पर आप जब चाहें बात कर सकते हैं, जब चाहें अपना दुख बांट सकते हैं, जब चाहें आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं, और यकीन मानिए उन समस्याओं के समाधान आपको ज़रूर मिलेंगे। वो नंबर है आचार्य RP गुप्ता जी का। नंबर है 9811350835 और 9910649269। आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। मेल ID है rphoro@gmail.com। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपके लिए बहुत सी जानकारी लेकर आनी है। तो अभी दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।